हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक वन शॉट वीडियो में। तो पूरा रिवीजन करेंगे और जिसने अभी तक रिवाइज भी नहीं किया है, जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, वो भी अपना सारा कुछ कंसेप्ट इससे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा फील करवा के देंगे आपको। यानी आज आपको पूरा फील होना चाहिए कि फिजिक्स कैसी होती है, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं। और आज आपको ऐसा भी फील होगा कि सच में फिजिक्स ऐसी ही होती है, क्योंकि इतना मैंने इसको इजीएस्ट वे में इसको प्रिपेयर किया है आज। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। अगर आपने अभी तक ग्रेविटेशन और रोटेशन, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वन शॉट वीडियोस जो है, वो आप देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फर्स्ट कमेंट में भी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 11th का, वो भी आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहले ही मिल जाए। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और कमेंट पिन की गई होगी, उसमें भी उसकी लिंक होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो करेंगे। और अभी तक अगर आप ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है और आपको अभी टेंशन हो रही है कि कैसे प्रिपेयर करें, आप पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें जिनकी मार्क्स ज़्यादा है और उनको पढ़ना भी आसान होगा। इसलिए मैंने पहले ग्रेविटेशन लिया था, जो जिसका कंसेप्ट आपको थोड़ा नाइन्थ में होता ही है। उसके बाद रोटेशन लिया था, जिसके 6 मार्क्स है। और आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो एक इजिएस्ट टॉपिक है। ये जस्ट लाइक किसका टॉपिक है, नाइन्थ का टॉपिक है, जैसा आप नाइन्थ में मोशन पढ़ते हो। खाली इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड है, जैसे कि इसमें आपका रिलेटिव मोशन आता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है, बाकी सेम टू सेम आपका नाइन्थ के जैसा है। इसके आपके 11 मार्क्स है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके 11 मार्क्स कवर हो जाएंगे और आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आज हम आपको फील करवा के देंगे इस चैप्टर का। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के, इस वन शॉट वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देता ही हूँ। इस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपका टाइम जाएगा। आप इसको पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। और फिजिक्स का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले हर अनशॉर्ट वीडियो का आपकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और साथ ही साथ हम पूरी फिजिक्स भी एक ही वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। आप उससे कनेक्टेड रहिए, तो आपको पूरा फील हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, वो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि जो आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये छोटी छोटी डिफिनेशन नहीं होगी, जैसे आप 9th में पढ़ते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, जिससे आपको हायर फील आ जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, कि 11th वाला फील आपको अच्छे से आना चाहिए आज। इसके बाद हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एवरेज एक्सेलरेशन होगी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन का दूसरा केस, दैट इज रिटार्डेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, और सारे ग्राफ्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि कितने कितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। मैंने कितने ग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाए हो, आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितने ग्राफ्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपको पूरा फील मिल जाए इसका। ये सारे ग्राफ्स है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन। और इसके केस, यानी जो रिवर फ्लो प्रॉब्लम है, मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्रॉब्लम है, वो सारे इसके केस हम करेंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, दैट इज जो हमारा आता है, दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एक सिंपलेस्ट, पहले हम डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट, मतलब जो आप पढ़ती हो डेफिनेशन, जो आपने अभी तक पढ़ी होगी, दैट इज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी अगर आप एक डिस्टेंस कवर करते हो फ्रॉम किसी पॉइंट से फिर किसी पॉइंट तक, जिससे आप शुरू करते हो उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जिस पे आप खत्म करते हो उसको हम फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला एल होती है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्यों होता है? बिकॉज
ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। इसके बाद अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए मतलब ये आप डिफिनेशन पढ़ती हो किस में, 9th तक आपने ये पढ़ी हुई होती है और आप इतनी डिफिनेशन जानती हो। अब इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर हम ग्राफिकली एक पोजीशन यहाँ पे लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर R1 होगा, और सेकंड पोजीशन हम लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द चेंज इन पोजीशन। तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर सम क्या होगा, दैट इज डेल्टा आर। चेंज इन पोजीशन होगा, दैट इज डेल्टा आर इज इक्वल R2 माइनस R1। इन कोऑर्डिनेट फॉर्म दैट इज R2 किसके बराबर है, R2 बराबर है x2 माइनस x1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू प्लस y2 माइनस y1। अगर आप 3D में इसका फील करवाना चाहते हो, अगर आप उसमें इसमें एक और जो कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज z कोऑर्डिनेट। तो इसमें इस इन दिस केस क्या बन जाएगा, दैट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और ये आपका i कैप j कैप एंड k कैप आ गया, जो कि आपके 3D में आ जाएगा। अगर आपको इसमें इनके इन दिस केस अगर आपको ऐसे दिया हुआ होगा कि एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, दैट इज डेल्टा आर। मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D में हो गया। अगर आपको 3D में इसका आंसर निकाला है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला है, तो आपका वो क्या बन जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, अपवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन है और डाउनवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे नेगेटिव का कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आपके पहले क्या पढ़ते हो, जो कि आपने पढ़ी हुई होती है छोटी क्लासेस में, तो वो आप पढ़ते हो दैट इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। यानी कितनी लेंथ एक बॉडी कितनी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि एक बॉडी कितनी लेंथ एक्चुअली कवर करे, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, दैट इज एल। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये लेंथ का केस है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पहले 1 मीटर कवर करते हो, फिर आप क्या करते हो उसके बाद 2 मीटर की ओर जाते हो। तो इसके बाद इसके मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज है, हमेशा बढ़ती ही जाएगी ये लेंथ, क्योंकि लेंथ हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसके बाद ये किस पे डिपेंड होता है, ये पाथ पे डिपेंड होता है, क्योंकि आप कहाँ से गए, ये क्यों पाथ पे डिपेंड होता है, क्योंकि आप एक्चुअल लेंथ होते हो, एक्चुअल यहाँ पे लेंथ लेते हो, तो इसका मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, क्योंकि आपको एक्चुअल लेंथ लेनी होती है। तो अगर हम इन केस रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अगर ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, तो डिस्टेंस तो हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये कब होगा, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये तभी बराबर होंगे जब एक पार्टिकल कहाँ कैसे मूव कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, तो और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर हम देखें, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड किसके बराबर होता है, अगर हम यहाँ पे लिखे एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। इसके बाद अगर हम a टू b कोई मतलब मोशन हो रही है, तो मिड सेंटर पे हम एक पॉइंट लेंगे, दैट इज c। तो यहाँ से यहाँ तक S1 डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक S2 डिस्टेंस होगी, और यहाँ ए से सी तक इसने T1 टाइम लिया, और सी से बी तक इसने T2 टाइम लिया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी यहाँ पे,
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम या एवरेज स्पीड अगर हम देखेंगे तो इसका ये स्पीड भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, LT-1। और स्पीड हमेशा क्या होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे स्पेशल केसेस कुछ डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत काम आएंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर T1 इज इक्वल टू T2 होगा, अगर टाइम सेम होगा तो इस टाइम एवरेज किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो अगर S1 इज इक्वल टू S2 होगा तो इस टाइम एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, दैट इज 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और अगर S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, यानी तीन केसेस हम लेंगे, तीन डिस्टेंस सेम होंगे तो इस टाइम एवरेज क्या बन जाएगी, दैट इज 3 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसको मैं जल्दी जल्दी क्यों कवर करता हूं, क्योंकि आपको ये पता होते हैं ये टॉपिक्स और इन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें, क्योंकि ऐसा तो नहीं क्वेश्चन आएगा डिफाइन वेलोसिटी। आएगा तो 1 मार्क या 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी तो कितना होगा, दैट इज चेंज इन डिस्प्ले, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है x2 माइनस x1, और टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। और जो हमें पता ही होता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्स स्पीड स्केलर, तो वेलोसिटी वेक्टर है। इसके बाद यूनिट क्या बन जाएगा इसका, वेलोसिटी का यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला एज सेम कैसे, स्पीड की जैसे दैट LT माइनस 1। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वैसे किसकी डायरेक्शन होगी, वैसी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। वी एवरेज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान अगर हम रिलेशन देखेंगे तो वो क्या मिल जाएगी हमें, वो हमें मिल जाएगी दैट इज एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किसी एवरेज वेलोसिटी से, या तो बराबर होगी। तो दोनों कब होंगे, तो दोनों में भी ये रिलेशन हो गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होंगे, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान कंडीशन थी कि कब बराबर होंगे, वैसे ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी कंडीशन है कि दोनों कब बराबर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन द टाइम इंटरवल इज स्मॉल, कि जब हमें वेलोसिटी निकालनी होगी एक स्मॉल टाइम इंटरवल में, यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड, हमें किसी इंस्टेंट पे निकालना होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो ये किसके बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे हम जो टाइम इंटरवल होता है वो वेरी स्मॉल होता है, हम कह सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और ये फॉर्म हो गया डेल एक्स बाई डेल टी, तो इस टाइम हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो इसके बाद किसका डेरिवेटिव आएगा, पोजीशन का डेरिवेटिव। तो विनस वी इंस्टेंटेनियस हमें किससे मिल जाएगा, अगर आपको किसी एक पॉइंट पे या किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव किसका करना होगा, पोजीशन का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो वी इंस्टेंटेनियस आपका बन जाता है dx बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट सेम रहेगा क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो खाली इंस्टेंटेनियस इसका ऐड होता है। इसके बाद आपका डायमेंशनल फार्मूला होती है एज सेम एज ए वेलोसिटी और सेम एज ए स्पीड एज LT माइनस 1। वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt। अगर आप किसी चीज का स्लोप पढ़ रहे हैं तो dx बाई dt तो स्लोप ही हो रहा है किसी ग्राफ का। अगर आप dx बाई dt का स्लोप पढ़ रहे हैं तो आप तो वो उस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, उस ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। यानी अगर आप पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रा करोगे और अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो वहां पे आपको क्या देगा, वो उस ग्राफ का स्लोप आपको देगा उस ग्राफ का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। दैट इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर आप इसी का इंटीग्रल इंटीग्रल लोगे तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे दैट इज dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, यानी पोजीशन किसके बराबर होते हैं, इंटीग्रल ऑफ v dt। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो, जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो तब आप स्लोप की बात करते हो, और जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो तब आप बात करते हो एरिया अंडर द कर्व। दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व
एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यानी अगर आप ग्राफ किसके दरमियान ड्रा करोगे, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे और फिर आप उस ग्राफ का एरिया निकालोगे, और दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको देगा। डायरेक्शन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस इज टेंजेंट टू द पाथ। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ये टेंजेंट टू द पाथ होगी, क्योंकि ये होता ही है स्लोप, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, कंसेप्ट क्या है, दैट इज इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अगर किसी पॉइंट पे एक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसका उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना बनना है, जीरो। यहाँ पे देखो आप, एक बॉडी यहाँ से चल रही है किसी वेलोसिटी के साथ, जब ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रही है, तो जब ये डायरेक्शन चेंज करेगा एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन चेंज, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये आप नाइन्थ में आपने यही सेम टू सेम डिफिनेशन पढ़ी होगी, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो का ही मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्टेंस किसके बराबर यहाँ पे मिल जाएगी आपको, स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर आप किसी वेलोसिटी से चल रहे हो, अगर उस वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रही है, अगर उस वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रही है, उस चेंज इन वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर आप एक गाड़ी देखी होगी या गाड़ी में आप तो बैठे ही होंगे, जब वो किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो अगर वो अचानक अपनी स्पीड बढ़ा रही, अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही, तो उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। यानी पहले वो किसी एक वेलोसिटी से जा रहा था, अब उसने कुछ वेलोसिटी चेंज की, तो उसको हम बोलते हैं उसने एक्सेलरेटर का यूज, वो तो वहां पे एक्सेलरेटर का यूज करता है। आप में से कई लोग, कई सारे लोग गाड़ी या बाइक का यूज करते हैं, तो वहां पे एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, वो वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर वो वेलोसिटी को चेंज करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन के, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसीलिए गाड़ी में भी जो लगा हुआ होता है दैट इज एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना है, या तो इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज। वो डिक्रीज भी करता है, अगर हम धीरे धीरे उस एक्सेलरेटर को छोड़ते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। हम अगर ब्रेक को भी अप्लाई करते हैं वहां पे भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ऑब्वियसली। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दैट इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मतलब टोटल टाइम या एवरेज टाइम आपको यहाँ पे लेना है। दैट इज एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम, टोटल टाइम माइनस इनिशियल टाइम या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे ले लेना है। दैट इज डेल वी बाय डेल टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगी, दैट इज एल टी माइनस टू। इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन इट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, यानी एक्सेलरेटर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, या तो ये तो चेंज और मैग्नीट्यूड करेगा, मतलब कितनी वेलोसिटी होगी उसमें ये चेंज करेगा, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में भी सकता है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी आप किस डायरेक्शन में, किस और अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी वही होगी। वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज, आपको फील आ जाएगा, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम, यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन है,
एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। यानी अगर आप देखोगे कि व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, यानी अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, इन दिस केस द मैग्नीट्यूड, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज होगा। इसके बाद जो आपका केस आता है नेक्स्ट केस, दैट इज रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन मोशन? इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज, अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, जो कि किसका केस है, एक्सेलरेशन का, यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये कब होगा, रिटार्डेशन, सॉरी डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इस टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस टाइम रिटार्डेशन मोशन होगी। एसआई केस अपवर्ड डायरेक्शन में भी और एसआई केस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड से और वेलोसिटी डाउनवर्ड से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिटार्डेशन मोशन, यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उस टाइम क्या होगा, रिटार्डेशन, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे उस टाइम क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगी, मतलब सेम टाइम में, मतलब अगर एक ही टाइम पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, द ऑब्जेक्ट विल फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर आप देखो, ऐसे में आपको एक केस यहाँ पे समझा दूंगा जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। अगर एक गाड़ी जा रही है किसी वेलोसिटी से, अब आपने एक्सेलरेशन कम कर दी, तो वेलोसिटी कम होगी। एक्सेलरेशन कम का मतलब वेलोसिटी का कम होना। तो इसका मतलब नहीं है कि गाड़ी पीछे जाएगी, इसका मतलब है कि गाड़ी तो आगे ही जाएगी, लेकिन उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वेलोसिटी उसकी कम होगी। गाड़ी तो आगे ही जाएगी, ऑब्जेक्ट तो आगे ही मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जहां की और वेलोसिटी है तो वही की और उसके बाद भी जाएगी एक्सेलरेशन कम करने के बाद। देखो, अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो तो आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब आप एक्सेलरेटर धीरे धीरे छोड़ते हो तो वहां पे गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब नहीं है ना कि आपने एक्सेलरेटर छोड़ा तो गाड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। गाड़ी तो अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी। तो इसका मतलब है कि गाड़ी रिटार्डेशन के बाद भी किस डायरेक्शन में पहले जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे अगर आपको ये निकालनी होगी, एक्सेलरेशन निकालनी होगी, उस टाइम आप ये यूज करोगे, दैट इज डेल वी बाय डेल टी। तो डेल्टा टाइम टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टाइम टेंड्स टू जीरो, तो इस टाइम क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालोगे तो उस टाइम क्या होगा आपका, उस टाइम आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। यानी अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, अगर आप स्लोप निकालोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको पता है दैट इज डीवी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, खुद वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। तो यहाँ पे आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगी, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। यानी आपको पोजीशन को, अगर आप पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अगर आप पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर अगर आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे उसी वेक्टर को जो आपको मिल गया, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। या एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है खुद भी, दैट इज वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट आ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, दैट इज, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलेरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, सेम दैट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस खाली ऐड होता है तो सेम ऐसे ही होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगी। ए किसके बराबर हमें मिला, ए मिला हमें बराबर dv बाई dt, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आप इसी को किस में कन्वर्ट करोगे, इस dt को आप यहां लाओगे तो ये बन जाएगा a dt। यहाँ पे
आपको मिल जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे दैट इज वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफिकली में अगर मैं शो कर रहा हूँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, यानी वेलोसिटी बन जाएगी dx बाई dt। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी किससे, वेलोसिटी से, आपको क्या करना होगा, आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू डी वी बाई टी टी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालनी होगी, आपको डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी आपको डायरेक्ट कहां से कहां जाना है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट एक्सेलरेशन जाना है, तो आपको क्या करना होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। अब इसका रिवर्स, अगर आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना होगा, आपको एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करनी होगी, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी से क्या करना होगा, अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, तो आपको वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, तो वो आपका क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो क्या होती है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो इस टाइम फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसा कि आप पढ़ते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे यहाँ पे दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरी इसकी क्या बन जाएगी, दैट इज डेल्टा एस, जिसको आप वैसे पढ़ते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वैसे अब यहाँ पे पढ़ोगे दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू यू इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये वैसी फॉर्म है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन आती है, दैट इज एस एन। अगर आपको nth सेकंड में डिस्टेंस निकालनी होगी, या nth सेकंड के लिए आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आपको कहाँ पे यूज होती है, जब आपको 6 to 7 निकालनी होगी, 7 to 8 सेकंड्स आपको निकालनी होगी, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू ए टू एन माइनस वन। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वी एवरेज आपको पता ही होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आप इसी को टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज आपको एस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर के से आपको यहाँ पे यू से वी जा रहा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वी है। अब आपको वेलोसिटी कहाँ पे निकालनी होगी, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट आपको निकालनी होगी। उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बन जाएगी, फॉर्मूला आपको मिल जाएगी यहाँ पे, that is v mid is equal to root of u square plus v square divided by 2। इसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर होती है, दैट इज अगर कोई गाड़ी चल रही है, फिर वो अचानक ब्रेक अप्लाई करती है, तो वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कुछ डिस्टेंस मूव करती है, छोटी सी डिस्टेंस मूव करती है, वो किसके बराबर होती है, दैट इज s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, या s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। S1 by S2 is equal to U1 स्क्वायर by U2 स्क्वायर। आपको यहाँ पे भी आप एक और केस है, दैट इज जब आप U से V जा रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो आपको क्या निकालना, आपको V मैक्स निकालना होगा। देखो, आप किसी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आप लास्ट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो बीच में आपको कोई वेलोसिटी तो होगी ही। अगर उस बीच में से आपको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी होगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होगी, उस टाइम आपको क्या कौन सी फॉर्मूला होगी, अगर आपको T1 यहाँ पे होगा अल्फा टाइम्स m अल्फा एक्सेलरेशन होगी, दैट इज अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगी, दैट इज माइनस बीटा पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एस की फॉर्मूला क्या मिल जाएगी, हाफ ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। या वी मैक्स की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, वी मैक्स की फॉर्मूला बन जाएगी दैट इज अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और यहाँ पे एक रिलेशन आपको मिल जाएगी, दैट इज अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T2। इसको आप यहाँ पे कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो क्या है, यहाँ पे एक बॉडी चल रही है, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। तो ये कुछ पहले एक्स डिस्टेंस कवर करता है, फिर 3x डिस्टेंस कवर करता है, फिर 5x डिस्टेंस करता है। तो इस टाइम इक्वेशन क्या होगी, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। अगर कोई केस ऐसा होगा, पहले x होगी, फिर इसी इनिशियल पॉइंट से 4x होगी, फिर इसी इनिशियल पॉइंट से 9x होगी। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, दैट्स x, फिर 3x, फिर 5x। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, पहले x
4x और फिर 9x। यहाँ पे s किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स इनको ध्यान रख लीजिएगा। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेक्स एंगल 0 और 180, या तो 0 होगा किस किस के दरमियान, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान। ऑब्जेक्ट पाथ इज स्ट्रेट लाइन, यानी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान या तो 0 डिग्री एंगल होगा या तो 180 डिग्री एंगल होगा, इस टाइम ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा उस टाइम। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेक 90, अगर इन दो के दरमियान 90 का एंगल होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा एंगल होगा, 90 एंगल होगा, तो उस टाइम पाथ क्या होगा, उस टाइम पाथ होगा पैराबोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम पाथ पैराबोलिक होगा, यानी पैराबोला पाथ होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर आप देखोगे, दैट इज एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, क्योंकि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, या अगर आप परफेक्ट वैल्यू भी लोगे दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सीजीएस में अगर आप इसको कैलकुलेट करके रखोगे दैट इज 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। या अगर आप फीट में भी कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, या तो आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो या ऊपर से नीचे लाते हो, तो उस टाइम आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिया होगा इन केस ऑफ फीट्स अगर दिया होगा, तो जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फीट्स कितना होता है, दैट इज 32 फीट्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है कि पहले आप बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो, फिर वो बॉडी नीचे कहाँ पे आती है, फिर वो नीचे वापस ग्राउंड पे आती है, तो पहले ग्राउंड से गई, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से ग्राउंड पे आ गई, तो पहले भी ग्राउंड पे थी, लास्ट में भी ग्राउंड पे आ गई, तो उस टाइम भी क्या होगा, उस टाइम कौन सा केस होगा, उस टाइम हम बोलते हैं इसको ये होगा ग्राउंड टू ग्राउंड केस। यहाँ पे आप ये केस देख सकते हैं कि जब एक बॉडी को हम ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है इसको ग्रेविटी अपनी आप की ओर खींचेगा। यहाँ पे वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी ऊपर की ओर वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी रिटार्डेशन होगी। जब वो किसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी v। फिर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पे इसने कौन सी हाइट अटेन की होगी, इसने यहाँ पे हाइट अटेन की होगी मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये किसी हाइट पे पहुंचा होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई होगी, इसकी वेलोसिटी 0 बन गई होगी। इसके बाद अगर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g एंड t1 टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हाफ ऑफ टाइम फ्लाइट, यानी पहले मतलब ये तो पूरा टाइम हुआ, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u/g, और अगर आपको इसका हाफ निकालना है, दैट इज वो इसका हाफ कितना आ जाएगा, u/g। और मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या है, दैट इज u²/2g, u²/2g। और इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव साइन होगी। वेलोसिटी इज 0 एट h मैक्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 बन जाएगी, तभी तो ये बॉडी रुकेगी। बॉडी रुकने का मतलब क्या है, अब ये ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है, तब ये बॉडी रुक जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इसी का सेकंड केस। ये तो हमने पहले नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर से नीचे आ गया, तो वो ग्राउंड का ग्राउंड केस हो गया। व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एज, जब हम किसी हाइट से किसी अगर आप मान लो कि आप किसी बिल्डिंग पे है और उसकी हाइट एज है उस बिल्डिंग की, आप उस बिल्डिंग से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, तो उस टाइम क्या क्या केसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी तो नीचे की डायरेक्शन होगी, फिर एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगी, वो भी नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले देखो कैसे केस कवर करेगा, फिर एक्स, पहले एक्स, फिर 3x कवर करेगा, फिर 5x कवर करेगा। दैट मीन्स s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1, तो s किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 2n-1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं x फिर 4x, मैंने टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो x 3x 5x, अगर मैं टोटल लूंगा x प्लस 3x हो गया 4x, x प्लस 3x हो गया 4x प्लस 5x हो गया 9x। तो यहाँ पे क्या केस बन जाएगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट ऑफ 2h/g, और वेलोसिटी किसके बराबर होगी, दैट इज रूट 2gh। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी टाइम किस पे इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंड किस पे नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं है, दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। इसका मतलब है कि टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप
लोहे की बॉल ऊपर से नीचे फेंकोगे और एक कॉटन की बॉल अगर आप ऊपर से नीचे लाओगे, यानी ऊपर से ड्रॉप करोगे, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। यानी दोनों का टाइम सेम रहेगा, तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी वो एक ही टाइम में नीचे आ जाएंगे। एक्सेप्ट किस केस में, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस वहां पे नेग्लेक्ट करेंगे, तो वहां पे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच, दैट मींस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यानी अगर आप लोहे की बॉल और एक कॉटन की बॉल ऊपर से ड्रॉप करोगे एक ही हाइट से, और सेम टाइम पे दोनों सेम टाइम लेंगे नीचे जाने में, तो इसका मतलब है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब कैसा केस है, अब आप पहले ही किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, केस नंबर थर्ड, किसी बिल्डिंग पे खड़े हो जिसकी हाइट एच है। अब आप इस हाइट से पहले ऊपर पे कोई बॉल फेंक रहे हो, फिर वो वहां से नीचे आ जाती है। देखो पहले तो वो ऊपर जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी किसी हाइट पे, फिर वो वहां से नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बन जाएगा, टाइम कितना बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज टू टी इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस माइनस टी इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी प्लस 2h डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला बन जाएगी। इसको आप कैसे भी कैलकुलेट, इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट केस जो आपका, अगर आप एयर रेजिस्टेंस लेते हो, इन केस अगर आप एयर रेजिस्टेंस जो अप्लाई करते हो, दैट एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एयर रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है, जहां की ओर मोशन होता है उसके अपोजिट होता है। यानी अगर आप बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हो, तो उस टाइम एयर रेजिस्टेंस कहाँ की ओर होगी, ऊपर की होगी। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बॉल फ्लाई करवाते हो, तो वहां वहां पे क्या होगा, वहां पे जब आप ऊपर नीचे से ऊपर करते हो, तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे होगी, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी ऊपर इज टी डाउन, यानी कौन सी ज्यादा होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ की ओर ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम नीचे की ओर जाएगा, और कम टाइम कहाँ की ओर, टाइम अपवर्ड ज्यादा होगा किसे, टाइम अपवर्ड्स कम होगा किसे, टाइम डाउनवर्ड्स से। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर ग्राफ्स। ग्राफ्स हम कैसे डिस्कस करेंगे, if velocity is constant, then the graph is straight line in case of डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दैट मीन उस टाइम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये टाइम है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कब, जब वेलोसिटी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस स्लोप आल्सो इंक्रीज, ये आप कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। यानी वेलोसिटी 3 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 1, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि गामा का एंगल ज्यादा बड़ा है, तो स्लोप ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू अल्फा, क्योंकि अल्फा छोटा एंगल है, तो स्लोप भी कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगी। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट केस अगर हम यहाँ पे ग्राफ से डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देन ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, दैट मींस ग्राफ कहाँ की ओर बेंड करेगा, वो वाई एक्सिस की ओर बेंड करेगा। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही इन द डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ग्राफ कहाँ की ओर बैंड करेगा, वाई एक्सिस की ओर बैंड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी, तो ग्राफ कहाँ की ओर बैंड करता है, वाई वाई एक्सिस की ओर बैंड करता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो रिटार्डेशन का केस होता है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो देन ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ग्राफ कहाँ की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर जाएगा। और इस टाइम क्या होगा, मैंने अभी बोला कि रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कहाँ किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो है, बहुत सारे ग्राफ्स यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं आपके, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखो इस टाइम क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस टाइम क्या है, ये कांस्टेंट चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम में चल रहा है, क्योंकि ये लीनियरली चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू
टाइम, तो इस टाइम वेलोसिटी का कोई ग्राफ नहीं होगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का कोई ग्राफ नहीं होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी कोई ग्राफ नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कितना है, दैट इज वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन है, हम देख सकते हैं कि वो कितना स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन 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 विच ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम बात करेंगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी, इसमें क्या केस है, इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 है। थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ क्या है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट यहाँ पे जा रही है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है इस टाइम, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई भी ग्राफ नहीं होगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट किस और टाइम का ग्राफ, अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन केसेस आते हैं। पहले यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है तो ग्राफ पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थीटा जीरो है, थीटा क्या है, जीरो है, तो स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसके बाद थीटा ग्रेटर देन 90 है, दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पहले कितनी वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी तो क्या है, वेलोसिटी तो पहले पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर स्ट्रेट जा रही है, फिर यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप ग्रेटर देन 90 है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, द स्लोप इज ग्रेटर देन 90, स्लोप ग्रेटर देन 90 होने का मतलब क्या है, दैट इज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहाँ पे देखिए आप, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर डिके होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव बन जाती है। और जब वेलोसिटी नेगेटिव बन जाती है तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी वेरी हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, पहले कुछ थी फिर जीरो बन रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो डिक्रीज वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन इस टाइम में रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी किस टर्म में बन जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बन जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। इसके बाद और कुछ ग्राफ्स अगर हम डिस्कस करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात अगर हम करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी, फिर किसी हाइट, कोई हाइट अटेन करता है, फिर वो वापस ग्राउंड पे आ जाती है। इस टाइम ग्राफ क्या होगा, इस टाइम आप ग्राफ देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ इस टाइम होगा एस और टी के दरमियान। और वी और टाइम टी के दरमियान कौन सा ग्राफ होगा, वी और टी के दरमियान कौन सा ग्राफ होगा, वी और टी के दरमियान स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। पहले इनक्रीज, पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर ग्राफ नेगेटिव है, इसका मतलब कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम वो सेकंड वाला केस लेंगे, अगर हम किसी हाइट से इसको ड्रॉप करेंगे किसी बॉडी को, इस टाइम क्या होगा, इस टाइम एस और टी के दरमियान कौन सा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। यानी पहले कुछ ये होगी, फिर कुछ डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस पहले ज्यादा कवर कर रहा है, फिर जब मैक्सिमम पे आ रहा है, फिर मैक्सिमम पे वापस जो है मिनिमम तक आ रहा है, क्योंकि पहले ग्राउंड से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से ग्राउंड। यहाँ पे पहले ही मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम है, फिर कहाँ की ओर आता है, ग्राउंड की ओर आता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कि वी और टी में कौन सा ग्राफ होगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगी, दैट इज √2gh। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा, √2h/g, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बाउंसिंग वाला केस होगा, पहले अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। तो ग्राफ क्या होगा, पहले अप से डाउन, फिर डाउन से अप, फिर अप से डाउन, डाउन से अप और अप से डाउन। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, वी टी के दरमियान और एस टी के दरमियान इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है, दैट इज रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D अगर हम बात करेंगे, कि अगर कोई आपको ऐसी इसमें टॉपिक्स डिस्कस करने होती है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, फिर एक और गाड़ी आती है किसी एक और वेलोसिटी के साथ, यानी एक एक बॉडी की वेलोसिटी वी होती है, फिर वी ए होती है, फिर एक और बॉडी आती है, एक और
ऑब्जेक्ट आता है वो किसी वेलोसिटी vb से जा रहा है, तो उस टाइम हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, दैट इज vab इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ a is as seen by b क्या होगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ab इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। हायर केसेस में ये फिर मतलब ये न्यूटन का ये जो फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये फिर काम नहीं आती है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ोगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, दैट अब हम ये देखेंगे कि क्या होगा इसमें। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो टाइम किस पे इंडिपेंडेंट होगा, यानी टाइम किस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, टाइम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी आप टोटल देख सकते हो कि कितनी होगी, फिर आप देख सकते हैं डिस्टेंस, या आप देख सकते हो कि इसकी ये फॉर्मूला बन जाती है। ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिया हो क्योंकि बोर्ड में इतना सारा नहीं पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक बॉडी लेंगे कि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, एल वी ए वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी लेंथ कितनी है एल ए, और एक और डायरेक्शन इसके अपोजिट में आ रही है एक और बॉडी, उसकी वेलोसिटी क्या है वी बी, तो इसकी लेंथ क्या है एल बी। तो अगर आपको इस टाइम टाइम निकालना होगा, टाइम क्या मिल जाएगा आपको, एल ए प्लस एल बी डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी। इनसे अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उस टाइम क्या टाइम बन जाएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में अगर हम देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का केस क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे कि एक्सेलरेशन की बात अगर हम करेंगे तो ए बी पहले की एक्सेलरेशन होगी माइनस ही, जब वो वहां से आती है तो उस टाइम फिर से होगी माइनस ही, तो बीच में हमें माइनस करना है क्योंकि रिलेटिव का कंसेप्ट है। तो इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, तो टोटल क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी जीरो। तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एच डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी, यहाँ पे केस आ जाएगा। एक और जो प्रॉब्लम हमारे पास है दैट इज रिवरमेंट प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन का एक और केस। तो पहले क्या होगा, पहले डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब यह है कि रिवर और मैन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, रिवर और मैन की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, यानी रिवर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और मैन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइम क्या होगा, टी डी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई, यानी कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा, कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम बात करेंगे अप स्ट्रीम की बात अगर हम करेंगे, यानी रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये आप देखोगे टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे माइनस होगी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे प्लस होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा कि जब ये किस डायरेक्शन में जा रहे थे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो यहाँ पे ये केस बन गया था, फिर सेम डायरेक्शन में ये केस बन गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो प्लस होगा। तो ये था जितना भी इसमें क्या था, रोटेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आप इतना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें थे वो हमने डिस्कस किए। आपको किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान आपको रखना है किस पे, ज्यादा ध्यान आपको रखना है कि इसमें ग्राफ्स पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, तो उससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा और रिलेटिव मोशन पे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसके बाद लास्ट में आपको यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, और जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको हर किसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक।